अब हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो हम लोग देखेंगे। बैलेंस शीट मोस्ट ऑफ्टन फेल टू properly reflect the fair value of the asset on the account. Certain accounting concepts and conventions such as the historical cost concept, money measurement concepts. Further, the standard categorization of the balance sheet line items may not be suitable for the all type of analysis. Therefore, analysts often compute additional metrics. तो जो बैलेंस शीट के जो मैट्रिक्स हमने देखे उसके अलावा भी और कुछ मैट्रिक्स है जो हमें देखने जरूरी होते हैं। जैसे कि हो गया फर्स्ट, टोटल डेप्थ के कंपनी का टोटल डेप्ट क्या है। डेप्ट आर ऑब्लिगेशन दैट आर सेटल्ड थ्रू द कैश एंड इन्वॉल्व इंटरेस्ट दैट आर गिवन एज कंपनसेशन फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। तो जो ऑब्लिगेशंस हैं, जो पैसा लिया था कंपनी ने किसी और से, उसका एक पर्टिकुलर टाइम तक उसको देना है, क्योंकि और उस टाइम तक जब तक हमने उसको यूज किया उसके लिए हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो टाइम वैल्यू मनी हमने लिया है वो हमें देना पड़ता है। सो द टू द एक्सटेंट डेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लाइबिलिटीज, देयरफॉर एनालिस्ट में नीड टू आइडेंटिफाई द टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बाकी जो लाइबिलिटीज से उससे डेप्ट जो है कहीं ना कहीं पे अलग है। कहीं कुछ शॉर्ट टर्म डेप्ट है, कुछ जो है शॉर्ट टर्म है, कुछ जो है कुछ करंट पोर्शन रहता है डेप्ट का। तो ये सब चीज़ों को एनालाइज करना, ये एनालिस्ट को खुद की आंखों से देखना पड़ता है, तभी वो एक सही डिसीजन ले सकता है। दिस कैलकुलेटेड बाय समिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है, शॉर्ट टर्म डेप्ट, फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशंस, ये भी एक है, अक्योर्ड इंटरेस्ट, ये भी एक है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब जो वर्क के लिए लगने वाला कैपिटल है उसको बोलते हैं, जो हम लोग जो ऐसा कैपिटल जो हम लोग डेली वर्क में यूज करें। वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज लॉक्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके लिए यूज किया जाता है। तो डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं, डे टू डे जो काम चल रहा है उसके लिए जो पैसा यूज किया जाएगा वो वर्किंग कैपिटल है। उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो आप, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो आप। इसको फॉर्मूला में लिख लो आपके एक नोटबुक में कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट माइनस लायबिलिटीज, ये नेटवर्थ भी होता है, इक्विटी भी होता है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। कोर वर्किंग कैपिटल ऐसा है जो कि इट इज कैलकुलेटेड एज इन्वेंट्री। उसमें क्या होता है, इन्वेंट्री को प्लस करते हैं, रिसीवेबल्स होते हैं वो माइनस कर देते हैं। जो रिसीवेबल्स है उसको माइनस करके जो इन्वेंट्री है उसको रखेंगे तो जो वर्किंग कैपिटल है वो दिख जाएगा। द कोर वर्किंग कैपिटल ऑफ भारतीय, यहाँ पे दे रखा है भारतीय एयरटेल का कोर वर्किंग कैपिटल क्या है। तो इन्वेंट्री में से जो है पेएबल्स माइनस कर देंगे तो जो बचेगा इन्वेंट्री और डेप्टर में से, तो जो बचेगा वो बचेगा आपका टोटल डेप्ट एक्चुअल में। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय एयरटेल एट द एंड ऑफ द नेगेटिव 2.36 एज शोन एज बिलो। क्या है ये, हाँ वर्किंग कैपिटल दे रहा है, ये वर्किंग कैपिटल है भारतीय एयरटेल का। तो उसमें से क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस ट्रेड पेएबल, इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पे नहीं दे रखा है बट आई डोंट नो कुछ गलती है या क्या समझ नहीं आ रहा, ठीक है बट दैट्स ओके। ओके, इसके ऊपर का एक और इमेज है जो आपको वर्कबुक में मिल जाएगा। यहाँ से मैंने मिस कर दिया, इस चीज़ को ख्याल रखना। वर्कबुक में आपको इसके ऊपर का इमेज मिल जाएगा, शायद से 2 इमेजेस हैं ये, ठीक है। बेसिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब देखो अभी तक हमने बैलेंस शीट पूरा देख लिया, क्या क्या होता है बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। एसेट लायबिलिटी सब कुछ, करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी सब कुछ देख लिया हमने, ठीक है। बट अभी हमने देखना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। देखो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इनकम क्या है, तो ये सब चीजें यहाँ पे रहेंगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और द इनकम स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म फॉर द गिवन पीरियड, ठीक है, जस्ट से, हाँ, फॉर द गिवन पीरियड। इन इंडिया द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब द फॉर्मेट ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है। जो वापस से मैं आपको बता रहा हूं, देखो जब भी कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आता है, कुछ भी आता है, तो आपको शेड्यूल 3 ही सिलेक्ट करना है और कंपनी 2013 ही करना है। और IND AS क्या है 1, इसको ही सिलेक्ट करना है आंसर में हमेशा। तो इंडिया S1 रिक्वायर्ड द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शुड बी मैंडेटरीली इंक्लूड अदर कंप्रहेंसिवली इनकम, अदर
हाँ ओके, जो इंडिया AS1 की जो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, उसमें कॉम्प्रहेंसिव इनकम इंक्लूड करना जरूरी है। तो ये आता है क्वेश्चन कि डैश डैश नहीं सॉरी, इंडिया AS1 रिक्वायर्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंडेटरीली इंक्लूड अदर डैश डैश इनकम, ऐसे कुछ तो आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रहेंसिव इनकम सिलेक्ट करना है, याद रखना है। ठीक है, क्लियर है इतना? इतना क्लियर है? द फॉर्मेट एप्लीकेबल फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस, यूटिलिटी कंपनीज आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिस्पेक्टिव रेगुलेटर। जो बैंकिंग का फॉर्मेट है, इंश्योरेंस का फॉर्मेट है, यूटिलिटी का फॉर्मेट है, ये हमेशा अलग है, ये हमेशा अलग से डिफाइन किया गया है शेड्यूल 3 के अंदर, और उसको उसी तरीके से करना है। बाकी जो है उनके लिए सब सेम है, इन तीनों के लिए अलग रहता है, तो इनके फॉर्मेट्स अलग है, याद रखना है। द फॉलोइंग एग्जिबिट शोज द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द भारती, जो नीचे दे रखा है यहाँ पे भारतीय रेट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दे रखा है। इसमें देखो आप क्या दे रखा है, इनकम क्या है, एक्सपेंस क्या है, ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, बिफोर डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड एक्सेप्शनल आइटम, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, ये क्या होगा आपको पता है ये सब चीजें, इसको बोलेंगे इबिट डा, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। उसके बाद में लॉस एंड प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल इनकम आइटम एंड इंटरेस्ट एंड टैक्स है क्या यहाँ पे, यस हाँ। सो उसके बाद में टैक्स एक्सपेंसेस यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर यहाँ पे सब दे रखा है, ठीक है। कुछ तो चीजें थोड़ी बहुत अलग रहती है यहाँ पे, बट सब कुछ वैसा ही है लगभग, ठीक है। एंड अदर कॉम्प्रहेंसिव लॉस ऑफ द ईयर, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम ऑफ द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, देन अदर कॉम्प्रहेंसिव लॉस फॉर द ईयर एट्रीब्यूट्स टू, क्या है पता नहीं, टोटल कॉम्प्रहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एट्रीब्यूट, पता नहीं क्या क्या, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी। हालांकि ये समझ में नहीं आ रहा है, बट जो एक बेसिक स्टेटमेंट होती है उसका मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें यहाँ पे है। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीजें ऐड होती है जो कि जो अच्छे अकाउंट्स वाले होते हैं वो पढ़ सकते हैं, या फिर ऑडिटर पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अभी कॉमन लॉ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो देखिए अभी आप, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है वो, या फिर आप एक बेसिक जो बैलेंस शीट, या फिर जो देखिए, एक सेकेंड, मेरी गलती होगी, मुझे आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना चाहिए था पहले ही। देखिए यहाँ पे जब हम लोग आते हैं तो बैलेंस शीट तो हमने देख ली। यहाँ पे देखो हमने देखा इक्विटी, कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, अदर लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, हमने ये सब देख लिया, राइट, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट, ये सब हम लोग देख चुके हैं अभी ऑलरेडी। टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज हमने देख लिया, ये सब चीज देख ली। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग ओपन करेंगे फिर से, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब हम लोग देखेंगे सेल्स, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये सब चीजें हम लोग अभी देखेंगे। डिविडेंड, पे आउट रेशो, ये सब चीजें देखेंगे। देखो यहाँ पे रिवेन्यू फर्स्ट, आपको याद है मैंने बताया था कि सेल्स में से इनडायरेक्ट टैक्स हटा दें तो नीचे बचता है नेट सेल्स। ये नेट सेल्स और सेल्स क्या है, रिवेन्यू ही है ये, ठीक है। तो ये रिवेन्यू है, रिवेन्यू रिप्रेजेंट्स द अमाउंट अर्न, हाँ, द अमाउंट अर्न बाय द कंपनी बाय सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। दिस इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम द सोर्सेस दैट आर पार्ट ऑफ द इट्स कोर ऑपरेशन। तो जो कोर ऑपरेशन से जो कंपनी वर्क करके पैसा लेके आ रही है उसको ये लोग रिवेन्यू बोलते हैं। आर इंसिडेंटल, थ्योरेटिकली सम कंपनी शोज income from core operations as a revenue and income that are incidental to the core operation as the other operating income, ठीक है। अदर इनकम क्या है, अदर इनकम टिपिकली इंक्लूड नॉन ऑपरेटिंग, जो ऑपरेशन से आ रही, जो कंपनी का जो काम है, जैसे अगर तंबाकू की कंपनी सिगरेट बेच के कमा रही है तो सिगरेट बेच के जो पैसा कमा रही है वो ऑपरेशन हो गया। उसके अलावा कुछ अगर एक्स्ट्रा कम आ रहा है, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी कहीं से, तो वो हो गया नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दैट इज द अदर इनकम, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ एसेट्स को बेच के जो प्रॉफिट आ रहा है वो। एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस रिपोर्टिंग वेरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। द एक्सपेंसेस रिपोर्टिंग वेरीज फ्रॉम बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री। कॉमन लाइन आइटम्स दैट एग्जिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्री इंक्लूड एम्प्लॉय कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड द फाइनेंस चार्जेस, ठीक है। द एक्सपेंसेस क्या होते हैं, देखो क्या एक्सपेंसेस हुए, सिंपल है, वो लिखा हुआ है यहाँ पे।
इंडस्ट्री जो कॉमन लाइन आइटम्स दैट एग्जिस्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूड एम्प्लॉय की कॉस्ट, सैलरी वगैरह, डेप्रिसिएशन जो वैल्यू कम हो रही है वो, फिनेंस बजट, फिनेंस के जो चार्जेस है वो, ठीक है, जो लोन लेने के लिए जो प्रोसेसिंग फीस है वो, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है वो फिनेंस चार्जेस में आता है। तो इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंपनीज रिपोर्ट थ्री मोर स्टैंडर्ड लाइन ऑफ आइटम्स एज ए एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी उनको कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल लगता है मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसके लिए जो कॉस्ट लगता है वो, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, जो स्टॉक बना के रखा हुआ है, जो परचेस करके रखा हुआ है उसके लिए जो पैसा लगा वो, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश गुड, जो इन्वेंट्री में चेंज होता है फिनिश गुड के, वो उसके लिए जो पैसा लगता है वो, ये सब चीजें यहाँ पे देखिए। एक्सपेंसेस आर नॉट सेपरेटली डिस्क्लोज आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द अदर एक्सपेंसेस ओनली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, ये जो ऊपर दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दिस रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन करते तो जिसमें रॉ मटेरियल लगता है उसकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पे आ जाती है। प्रोसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो जो स्टॉक पड़ा हुआ है हमारे इसमें, उसके उसको जो खरीदने के लिए जो पैसा लगा वो भी यहाँ पे, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट स्पेंड टुवर्ड्स द परचेस ऑफ गुड्स, जो गुड्स खरीद के रखे उसके लिए जो अमाउंट स्पेंड करिए वो, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री, WPI एंड फिनिश गुड एज पर द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंडिचर incurred toward production of the goods and service is retained in inventory until goods are disposed, जब तक वो डिस्पोज होते हैं तब तक की जो वो इन्वेंट्री है उसका जो पैसा है वो लग रहा है। जो एम्प्लॉय कॉस्ट, जो एम्प्लॉयज की सैलरीज है, बेनिफिट्स या नॉशनल एक्सपेंसेस जो भी है वो भी उनको देने हैं, तो एम्प्लॉयज की कॉस्ट भी है। डेप्रिसिएशन क्या है, अमोर्टाइजेशन क्या है। डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज आपने ले रखी है, कोई मशीन है, राइट, कोई ऐसा टेंजिबल एसेट है जो कि वैल्यू है, या कोई मशीन लेके रखी है आपने, तो टाइम के साथ में जो वो घस रही है, चल चल के एक टाइम पे वो खराब होगी, तो जो घस रही है उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अमोर्टाइजेशन वो होता है कि वही वैल्यू कम होना, लेकिन ऐसे एसेट्स की जो इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल मतलब जो टच नहीं कर सकते जिनको, ऐसे एसेट्स को। तो अमोर्टाइजेशन इट रेफर्स टू द ग्रेजुअल राइट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और यहाँ पे डिप्रेसिएशन रेफर्स टू ग्रेजुअल एंड परमानेंट रिडक्शन ऑफ इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, ठीक है। फिनेंस कॉस्ट, वो ये इसमें बता रखा है मैंने आपको, इंटरेस्ट फिनेंस कॉस्ट में, प्रोसेसिंग फीस एंड अमोर्टाइजेशन एंड एक्सपेंसेस इंक्योर्ड टुवर्ड द सिक्योरिटी इशुएंस। अदर एक्सपेंसेस में फिर एक्सपेंसेस दैट आर नॉट इंडिपेंडेंटली लार्ज, जो बड़े नहीं है, एंड उनको कंबाइन किया जा सकता है, उनको कंबाइन करके क्लासिफाई करके अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया जाता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम इक्विटी अकाउंट एंटिटीज, दिस रेफर्स टू द कंपनी शेयर ऑफ द प्रॉफिट, this refers to the company's share of the profit of the entity which is accounted under the equity method, ठीक है। आई गेस इसमें एक लाइन मिस हो गई है। इनकम फ्रॉम द इक्विटी अकाउंट, जो इक्विटी का अकाउंट है हमारा, जो हम लोग बाय सेल करते हैं स्क्रिप्ट्स को, या जो भी कैपिटल हमारा गेन होता है वो इनकम यहाँ पे आती है। जॉइंट वेंचर्स या फिर एसोसिएटेड सेक्शन, और भी नीचे लाइंस थे कुछ, तो आप इसको वर्कबुक में से पढ़ लेना इस पॉइंट को। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वो मिस हो गया, बट ठीक है, इसके ऊपर इतना भी कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ, इस पर क्वेश्चन आपको नहीं आएगा एग्जाम में, बट स्टिल आपको एक एज ए कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए। एक्सेप्शनल आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम्स। एक्सेप्शनल आइटम्स क्या होती है, नॉन रिकरिंग आइटम्स क्या होती है। एक्सेप्शनल items or non-recurring item, this refers to the income or the expense that do not normally arise under the normal course of business। तो जो इनकम आती है और एक्सपेंस आते हैं जो नॉर्मल बिजनेस के अंदर नहीं आते, ऐसे दे इंक्लूड लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल क्लाइमेट, वन टाइम रेगुलेटरी चार्जेस, जैसे कि कोई आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है वो, ऐसे चार्जेस। उसके अलावा जो टैक्स है, टैक्स एक्सपेंस ऑफ एन इंडियन कंपनी इंक्लूड थ्री कंपोनेंट्स, एक है करंट टैक्स, मैट, डिफर। ये मैं क्यों इतना फास्ट पढ़ा रहा हूँ आपको पता है, इसमें से क्वेश्चन इतने आने नहीं वाले, बट आपको समझ में आए इसके लिए मुझे फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैटर नहीं करता इतना, आपको बस इसको एक लाइन में समझना है, बस ऐसा समझ लो। इसके ऊपर सम्स आते हैं बहुत ज़्यादा, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो भी अभी बताता हूँ नीचे कहाँ से आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी उस पर ही आते हैं, फॉर्मूलाज पूछा जाएगा आपको, या जो सम्स बहुत आते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सम्स कम से कम 5 से 6 सम्स तो एकदम आराम से आते हैं इसके ऊपर से।
तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। इनफैक्ट 16 मार्क है यार, तो 16 मार्क में से आधा ही पकड़ लो ना आप, 8 ही पकड़ लो, 8 तो सम आने वाले हैं आपको इसके ऊपर से, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। और इनफैक्ट 8 सम इसमें से आते हैं, प्लस ऊपर से पी रेशो, ईपीएस वो भी इसमें मिला देते हैं, घुसा देते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा वो सम, मैंने आखिरी 14 सेशन में पूरा सॉल्व किया है, डोंट वरी, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए करंट टैक्स, जो कि करंट टैक्स रिप्रेजेंट टैक्स पेबल फॉर द गिवन ईयर, जो करंट साल करंट ईयर का टैक्स है। मैट तब होता है जब कुछ गवर्नमेंट आपको पे करने के लिए बोलती है। मैट पेड शुड बी शोन एसेट इन द बैलेंस शीट, तो आपको मैट को भी बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। डिफर्ड टैक्स, फ्यूचर, जो हम लोग फ्यूचर में फ्यूचर का टैक्स पहले भर देते तो जो उसको डिफर्ड टैक्स बोला जाता है। फ्यूचर टैक्स बेनिफिट और ऑब्लिगेशन दैट अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ एन इवेंट दैट हैज बीन ऑक्योर्ड, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या है, एक और पॉइंट, प्रॉफिट अलोकेटेड टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखो साफ साफ लिखा है, प्रॉफिट अलोकेट हो रहा है उनको जो नॉन कंट्रोलिंग, ऐसे लोग जो कंट्रोल नहीं कर रहे कंपनी को, और उनका इंटरेस्ट माइनॉरिटी का इंटरेस्ट है, मतलब छोटे लोग जो जिनके कम शेयर्स हैं, जो रिटेलर्स हैं, वो उनकी बात हो रही है यहाँ पे। So this refers to the amount of profit of subsidiary company that belongs to the external shareholders of the subsidiary। तो जो छोटे लोग जो जिनके कम शेयर्स है, उनके जो अर्निंग्स है वो यहाँ पे देखा। तो अर्निंग ईपीएस आपको पता है क्या है, मैंने आपको बताया था ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर। अगर कंपनी की टोटल अर्निंग को अगर हम लोग टोटल शेयर से डिवाइड करें तो ईपीएस निकल के आता है। टोटल अर्निंग मतलब क्या होती है, टोटल अर्निंग होता है नेट प्रॉफिट, डिवाइड बाय शेयर्स, आउटस्टैंडिंग शेयर्स टोटल, उसका निकल के आता है ईपीएस। तो ये ईपीएस का फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स इज इक्वल्स टू ईपीएस। तो ये याद रखना है। तो ईपीएस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय एवरेज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। जो शेयर आउटस्टैंडिंग है और नेट प्रॉफिट को जब डिवाइड किया जाता है तो हमें ईपीएस मिल जाता है। बट बेसिक ईपीएस अलग होता है और डायल्यूटेड ईपीएस अलग होता है। बेसिक ईपीएस तो जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो वाला ईपीएस है। यहाँ पे बेसिक ईपीएस इज कैलकुलेटेड डिवाइडिंग डिविडेंड ऑफ डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड क्यों लिखा है, डिवाइडेड है, यहाँ पे गलत है, डिवाइड नेट प्रॉफिट बाय वेटेड एवरेज। यहाँ पे वर्कबुक में गलती है क्या, क्योंकि वर्कबुक से मैंने डेटा लिया है सारा, वर्कबुक में शायद गलती है, इस चीज को याद रखना। यहाँ पे डिविडेंड नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड नेट प्रॉफिट बाय द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। देन डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, जब राइट इशू में तो नहीं, अभी आगे चल के हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन सीखेंगे, उसमें समझ में आएगा कि कभी कभी शेयर्स को स्प्लिट कर दिया जाता है, कभी नए शेयर्स क्या होगा, आईपीओ जैसा एक होता है एफपीओ, तो पैसा रेज किया जाता है कंपनी के थ्रू। तो जब एफपीओ में पैसा रेज किया जाएगा, नए शेयर्स इशू किए जाएंगे, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनकी जो ईपीएस या फिर जो शेयर्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, क्वांटिटी बढ़ जाएगी शेयर्स की, तो ईपीएस की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट। क्योंकि आउटस्टैंडिंग शेयर से डिवाइड करना है, जितने शेयर्स ज्यादा रहेंगे उसकी नेट प्रॉफिट उतना ज्यादा नंबर से डिवाइड होगा और इतना छोटा ईपीएस आएगा, तो ईपीएस कहीं ना कहीं पे डाइल्यूट हो जाएगा। तो उस ईपीएस को बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। Diluted EPS assumes that the any instrument that can be potential converted into equity share without payment of the full consideration। तो विदाउट मतलब पेमेंट की अगर वो शेयर इशू हो जाते हैं, या फिर मतलब जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कुछ कन्वर्टेबल शेयर होते हैं, बॉन्ड्स में से इक्विटी में आ जाते हैं, बहुत सारे रीजन है उसके पीछे। देखो यहाँ पे लिखा है ईसॉप कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट है ना, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी। तो ऐसे जो शेयर जब आते हैं तो कहीं ना कहीं पे डाइल्यूटेड ईपीएस वहां पे कैलकुलेट करने का अलग तरीका होता है, उसके लिए अलग फॉर्मूला है अलग से। डाइल्यूटेड ईपीएस देन कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एडजस्टेड नेट प्रॉफिट नंबर बाय डाइल्यूटेड शेयर काउंट फॉर लॉस मेकिंग कंपनीज। डाइल्यूटेड ईपीएस एंड द बेसिक ईपीएस आर वन एंड द सेम, ठीक है। लॉस मेकिंग कंपनी के लिए तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी उसके लिए डाइल्यूटेड ईपीएस और नॉर्मल ईपीएस अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अदर कंप्रहेंसिव इनकम क्या है, चेंजेस इन अदर कंप्रहेंसिव इनकम। देखो इनकम बता रहे हैं हम लोग, अदर कंप्रहेंसिव, चेंजेस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन जब हम लोग करते हैं किसी चीज का तो उसका जो सरप्लस आता है वो, ठीक है। रीमेजरमेंट गेन, ठीक है, रीमेजरमेंट जब करते हैं तो गेन जो आती है वो उसके बेनिफिट प्लान्स, ठीक है। गेन अराइज ऑन द अकाउंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, क्योंकि इसमें करेंसी कन्वर्जन, जैसे कि
जब स्टार्ट किया था तब करेंसी का रेट 80 रुपये था, आज 83 रुपये, तो 3 रुपये के हिसाब से जितना भी पैसा रहेगा डॉलर्स में उसके हिसाब से हमें 3 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होगा, तो एक्स्ट्रा गेन है, उसको बोलेंगे कि ये जो करेंसी की वजह से गेन होती है वो वाला गेन है, ये गेन अराइज फ्रॉम द अकाउंट ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। देन चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, जो फेयर वैल्यू होती है उस वो अगर चेंज करती है, अगर वो बढ़ जाती है या कम हो जाती है तो उसके ऊपर भी प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, तो उसमें से जो इनकम होती है वो गेन ऑन अकाउंट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जो डेरिवेटिव्स में आप हेजिंग कर रहे हो या प्रॉफिट बाय सेल कर रहे हो, तो बड़ी बड़ी कंपनीज ये करती हैं, उनके पास में ये सब मैनेज करने के लिए ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, वो लोग ये करते हैं, तो वो जो स्टेटमेंट्स रहेंगी उसके ऊपर से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी आएगा, ठीक है। सो आई होप इट्स मोर देन इनफ, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं की मैट्रिक्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के की मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, देखो रिवेन्यू दे रखा है, अदर ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे फिर एक्सेस चार्जेस, लाइसेंस फी, यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे हैं यहाँ पे दे रखे हैं। देन यहाँ पे ईबिटा आता है, उसमें से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हटाते तो ईबिट बचता है, मैंने आपको बताया ईबिट में से डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन हटाएंगे तो ईबिट बचेगा। ईबिट में से फिर क्या होगा कि आपका यहाँ पे एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, ये सब चीज़ें हट के देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या टैक्स भी इसमें से माइनस करके फिर आपके पास में जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे है, टैक्स भरने से पहले। फिर करंट टैक्स पे किया, डेफर्ड टैक्स पे किया, जो एक्स्ट्रा पे कर रखा है टैक्स। देन उसके बाद में बचता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पैट, या फिर उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। उसमें से फिर एक्सेप्शनल आइटम ये बचा है, यहाँ पे टैक्स इम्पैक्ट ऑन एक्सेप्शन आइटम्स, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ये, फिर उसको यहाँ पे एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर आपका नीचे प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हर एक बैलेंस शीट अलग अलग होता है, थोड़ा सा सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इसमें से जो पहली चीज, देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ फिर से दिखा दूँ, देखो यहाँ पे मैं लेके आऊँगा आपको थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेल्स, एक सेकेंड ना, मैंने आपको बताया था कि जो सेल्स है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स या जीएसटी वगैरह सब जो हटा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स हटा देंगे, तो वहाँ पे बचेगा नेट सेल्स। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हटा देंगे तो बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से सेविंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिंग चार्ज हटा देंगे तो बचेगा नीचे इबिटा। इबिटा में से डेप्रेसिएशन हटा देंगे और अमोर्टाइजेशन हटा देंगे, ठीक है, तो बचेगा इबिट, राइट। फिर इबिट में से इंटरेस्ट और टैक्स हटा देंगे तो नीचे बचेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर से तो नीचे बचेगा ईपीएस। ईपीएस में से फिर परसेंटेज वाइज डीपीएस जो है बांट दिया जाएगा और जो बचेगा वो रहेगा रिटेन अर्निंग, और ये रिटेन अर्निंग को फिर से कंपनी में ही यूज किया जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है इतना, राइट? आई होप इतना क्लियर है। बस अब देखते हैं आगे क्या। अब मैंने आपको बता रखी है सब चीज़, अब आपको खाली देखना है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो ग्रॉस प्रॉफिट इट इज कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो ग्रॉस प्रॉफिट ये डिस्कस हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कैसे कैलकुलेट होता है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द नेट सेल्स और रिवेन्यू। रिवेन्यू बोलते हैं इसको, सेल्स को ही रेवेन्यू बोलते हैं, रिवेन्यू। तो वही है जो मैंने लिखा है, वही लिखा हुआ है। इट इज सुटेबल मैट्रिक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द बिजनेस। ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको इनकम लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। इनकम लॉस स्टेटमेंट है ये,
ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, इट इज सुटेबल फॉर द मैट्रिक फॉर द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, और भी बाकी इसमें होता है। देन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो आपको पता है ये इसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज अफेक्टेड बाय द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो ये जो नेट प्रॉफिट है, जो टोटल ये नेट प्रॉफिट है यहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट है, ये किससे अफेक्ट हो रहा है? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनकम टैक्स से, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस से। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इस पे अफेक्ट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो इबिटा निकल के आ रहा है, इबिटा निकल के आ रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इबिट, तो कंप्यूटेड इबिट विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, निकाल देंगे इबिटा से, तो इबिट बचेगा। मोस्ट एनालिस्ट आल्सो रेफर इबिट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाता है इबिट को, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों माना जाता है? क्योंकि ऑपरेटिंग में कुछ आपका डेब्ट भी है, तो इंटरेस्ट भी आपको पे करना है उसका, तो इसके लिए इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, इसके लिए उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट माना जाता है। ये मोस्ट एनालिस्ट को लिखा हुआ है, ठीक है। हाउएवर सिंस दिस मैट्रिक्स आर नॉट डिफाइंड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट एग्जिस्ट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कोई और मानता है, कुछ और मानता है, तो ये इसका कोई एक स्पेसिफिक लिखा हुआ नहीं है इसके बारे में कुछ भी। एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स पे करने के बाद में प्रॉफिट, यही बोला जाएगा इसको नेट प्रॉफिट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ईबिट के टैक्स में इंटरेस्ट टैक्स भर दिया, इंटरेस्ट भर दिया। एक्सेप्शनल आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम्स अफेक्ट कंपेरेबिलिटी of the profit numbers. Therefore, analysts often tend to calculate adjusted net profit, which eliminates the impact of the exceptional items. ठीक है, तो नेट प्रॉफिट ही इसको बोला जाता है। लाइंस थोड़ा सा हार्ड है, मैं खुद नहीं समझ पाया हूँ उसको, बट जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, क्या है मतलब इसका? शेयर होल्डर के इक्विटी में क्या चेंज हो रहा है, वो सब चीज़ें इसमें सब। फिर India AS1 requires companies to represent a statement of change in shareholders equity to show impact of various type of transaction on the various components of the shareholders equity। और ये जो इंडिया AS1 के हिसाब से ये दिखाना जरूरी है, और ये कहाँ दिखाना जरूरी है? बैलेंस शीट के अंदर ही दिखा देना है आपको, ऐसे उन्होंने बोल रखा है, बैलेंस शीट के अंदर ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिखाना जरूरी है। तो इसमें सारे ट्रांजैक्शन, वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, जो इक्विटी है शेयर होल्डर की, उसके ऊपर क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सब दिखता है। तो सब यहाँ पे एक इस तरीके से लिखा होता है। देखो ये सब चीज़ें इसमें फिर क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व का पैसा कहाँ जा रहा है, क्या सब कुछ जो है यहाँ पे, हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से लिखी हुई है। देखिए आप, राइट इशू में क्या हुआ, एंड अदर्स में ऑन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस में क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? अभी ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा। कैश फ्लो है मतलब कहाँ से कहाँ कैश जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट डू नॉट फोकस ऑन द कैश फ्लो सिंस अकाउंटिंग इज ऑन एक्यूरल बेसिस। अंडर द एक्यूरल बेसिस income is recognized when it is earned rather than it is received, ठीक है। जब वो अर्न की जाती है, हाँ, तो रिसीव्ड करने के ऊपर इनकम नहीं होती, एक्चुअल बेसिस के ऊपर होता है। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर इनक्योर्ड rather than it is paid, ठीक है। जब वो एक्सपेंसेस है वो भी रिकॉग्नाइज तभी किए जाते हैं जब वो इंक्योर्ड होते हैं, पेड किए जाने से पहले, पेड करने से ज़्यादा, ठीक है। दिस क्रिएट्स डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शोन एंड द एक्चुअल कैश फ्लो जनरेटेड, ठीक है। तो ये जो प्रॉफिट जो दिखाया जा रहा है और कैश फ्लो जनरेट किया जाता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि प्रॉफिट्स में आपको कैश फ्लो में क्या दिखा, कैश कहाँ से पैसा आया कहाँ गया। प्रॉफिट्स में खाली फाइनल प्रॉफिट दिखा देंगे, लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ से आया कैसे आया वो सब चीज़ें कैश फ्लो जनरेटेड में रहता है, ठीक है। सो कैश फ्लो में क्या, देयर आर द कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ठीक है। इनफ्लोज मतलब इनकम, आउटफ्लोज मतलब जो पैसा जा रहा है। इन एवरी बिजनेस as money comes and money goes, for the simplicity the understanding purpose cash flows are broadly divided into the following 3 categories। उसमें से पहली कैटेगरी है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, ठीक है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मतलब ऑपरेटिंग
ऑपरेशन करते टाइम में, जो बिजनेस के ऑपरेशन करते टाइम में जो कैश फ्लोज और इनफ्लोज हो रहे, आउटफ्लोज हो रहे, वो कैश फ्लोज फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, P&L आइटम्स, इनकमिंग कैश इज पॉजिटिव एंड आउटगोइंग कैश इज नेगेटिव। सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग कैश है, पैसा जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, आएगा तो पॉजिटिव होगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ओके, तो जो नेट देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसके लिए ऑपरेटिंग में पैसा आएगा तो पॉजिटिव होगा, जाएगा तो नेगेटिव होगा। पर इन्वेस्टिंग में उल्टा होता है, राइट। इन्वेस्टिंग में उल्टा होता है, बाइंग एसेट इज नेगेटिव, क्योंकि जब एसेट को आप बाय करोगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा उसको, तो आपका जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो के इसमें देखना है। तो ऐसा नहीं आप समझो कि यार मैंने बाय कर लिया तो मेरा इनफ्लो हो गया, नो। बाय किया दैट मींस के पैसा गया तो वो एक नेगेटिव है, और कैश फ्लो एंड सेलिंग एसेट इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो। ये याद रखना है आपको। कैश अगर आ रहा है क्योंकि बेचा है एसेट, कैश अगर जा रहा है तो बिकॉज एसेट को बाय किया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द ऑपरेटिंग कैश फ्लो नंबर बाय एडिंग back non-cash expenditure such as the depreciation, amortization and the changes in account receivable and payables, ठीक है। तो इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। फिनेंसिंग कैश फ्लो क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज़ है। बोरो अगर आप करेंगे पैसा तो क्या होगा, पैसा लेंगे किसी से लोन पे तो वो पॉजिटिव रहेगा, राइट। और किसी को लोन पे देंगे तो वो नेगेटिव रहेगा। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, कैश फ्लो ऑन द अकाउंट लायबिलिटीज, बोरोइंग मनी और इशूइंग मनी और एक्सपांडिंग द इक्विटी इज द पॉजिटिव कैश फ्लो। अगर आप एक्सपांड करते हैं इक्विटी को, नए शेयर्स इशू करेंगे मनी को, तो उस टाइम पे भी वो पैसा आएगा, पर उसके बदले आपकी डायल्यूशन होगा आपके इक्विटी का। रिडीमिंग डेप्ट, या आप कोई डेप्ट रिडीम कर रहे हो या फिर इक्विटी को वापस दे रहे हो, तो उस केस में नेगेटिव होगा, क्योंकि पैसा आपको वापस देना पड़ेगा लोगों का। तो वो चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे एक जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें देखो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, फिनेंस कॉस्ट, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप एक एक चीज़ जो भी हमने पढ़ी है, ट्रेड पेपर, इन्वेंट्रीज, देन सब कुछ आपको, परचेस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्लांट्स, ठीक है। PPE यहाँ पे दे रखा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ है, परचेस ऑफ, सब कुछ दे रखा है यहाँ पे, पढ़ो। डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब कुछ यहाँ पे एकदम डिटेल में दे रखा है, एकदम सब चीज़ें। आई होप इट्स क्लियर टू यू। If the balance is continuously running negative operating cash flow for the several years, there is an alarming signal of the risk. अगर आपका नेगेटिव जा रहा है कैश फ्लो, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव है, क्योंकि कंपनी की चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए। बिजनेस विच इज कंटिन्यूसली रनिंग नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वुड नीड कंटिन्यूस डोज ऑफ स्टिमुलस टर्म ऑफ कैश, बोरोइंग और द इक्विटी एक्सपेंशन। अगर आपके पास में पैसा नहीं है, नेगेटिव में जा रहा है आपका, तो आपको बार बार बोरो करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो इसमें आपका लोन बढ़ेगा, इसमें आपका इक्विटी एक्सपेंशन में डायल्यूशन होगा इक्विटी का, तो कहीं ना कहीं पे दोनों साइड में आपका नुकसान रहेगा। Needless to state that over a period of time, either it will turn into the positive operating cash flow business or die. अगर ऐसे केस में, अगर आप लोन ले रहे हो, इक्विटी का एक्सपेंशन करो, तो आपको पैसा मिला, और अब दो ही चीज़ें हो सकती है। एक तो आप उस पैसे को यूज़ करके कंपनी को खड़ा कर दोगे, वापस से ग्रो करोगे, और दूसरा एक होगा कि आप जो है कंपनी को डाई करवा दोगे, ठीक है। कि इसका एग्जांपल है किंग फिशर एयरलाइन, उसका यहाँ पे कैश फ्लो भी दे रखा है, देखिए आप, हर मंथ का। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ये दे रखा है, और उसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं था, देखिए यहाँ पे नेगेटिव था, नुकसान हो रहा था, नेगेटिव, तो डूब गई कंपनी। Some of the point to be active, some of the points to be keep in mind in the case of cash flows. कैश फ्लो को देखते वक्त कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। लुकिंग एट द नेट कैश फ्लोज कुड बी, जो टोटल कैश फ्लो उसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है। फिर आप उसको आपको अलग अलग से देखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग अलग देखो, इन्वेस्टिंग अलग देखो, फाइनेंसिंग अलग देखो, ये बताया गया है इसमें, ठीक है। ईच ऑफ द कैश फ्लो स्ट्रीम्स, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, हैव टू बी एनालाइज इंडिपेंडेंटली, अलग से इंडिपेंडेंटली आपको देखना पड़ेगा तीनों को भी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो एनालिसिस हैज टू बी फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड द रिकरिंग कैश फ्लो। सस्टेनेबल कैश फ्लो है यानी ये देखने के लिए हम लोग उसको देख रहे हैं। नॉन रिकरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स दैट इम्पैक्ट द कैश फ्लोज शुड रिकॉग्नाइज एंड एडजस्टेड। जो बड़ी चीज़ें आ रही हैं, जो कैश फ्लो में दिक्कत आएंगी बड़ी वाली,
वो पहले ही कैश फ्लो को स्टेटमेंट देख के आपको समझ आना चाहिए और आपको उसको फिक्स करना चाहिए। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट मतलब कि अगर मैंने आपको बताया नोट्स टू अकाउंट, नोट्स में क्या होता है, नोट्स में वो चीज़ें होती हैं जो कि आपके बताई नहीं गई हैं, आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई या फिर बहुत सारी चीज़ें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन टू द 4 स्टेटमेंट, जो ऊपर 4 स्टेटमेंट हमने मेंशन की हैं उसमें से कंपनीज आल्सो हैव टू गिव डिटेल नोट्स स्पेसिफाइंग, हर एक उस पॉइंट का एक एक डिटेल नोट देना पड़ता है कि हर पॉइंट में क्या क्या बताया, देयर अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट टू द इन द 4 स्टेटमेंट। जो भी 4 स्टेटमेंट दिए उसमें जो एक एक चीज़ बताई गई उसके बारे में आपको बताना पड़ता है नोट्स के अंदर। तो ठीक है, जो भी अब देखिए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, उसमें इसमें पहला पॉइंट है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग पॉलिसी, देयर आर मेनी मल्टीपल वेज ऑफ अकाउंट फॉर एन आइटम एंड इट इज critical for an analyst to know what methodology of the company has adopted to account। अकाउंटिंग के बहुत सारे टाइप हैं, उस अकाउंटिंग की कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है ये कहीं ना कहीं पे एज अ आरए या रिसर्च एनालिस्ट या आपका काम है उसको पता करना कि कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है। तो उसके कुछ फॉर्मेट्स है वो हमें देखने पड़ते हैं, उसके हिसाब से ये होता है, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। तो वो आपको कहाँ मालूम चलेगा? नोट्स में बता दिया जाएगा कि ये अकाउंटिंग मेथोडोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं और ये चीज़ें उसमें हम लोग बैलेंस शीट को ये बोला गया है, उसको ये बोला गया है, तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए गए रिपोर्ट्स को छोटा करने के लिए। फॉर इंस्टेंस फॉर डेप्रिसिएशन कंपनीज में चूज बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड और डेप्रिसिएशन और द राइट ऑफ, देखो दो मेथड है, राइट डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड है। दो मेथड्स में से एक चूज करके कोई कंपनी अपना डेप्रिसिएशन बताती है। तो उस केस में अकाउंटिंग पॉलिसी में ये डिफाइन किया हुआ कि एनुअल रिपोर्ट में कि वुड डिफाइन हाउ इट आइटम ट्रीटेड बाय द कंपनी। तो कंपनी ने कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करके उसको डिफाइन किया ये बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अकाउंटिंग पॉलिसीज आर द वे ऑफ कंपनी अकाउंट फॉर द वेरियस आइटम P&L स्टेटमेंट एंड द बैलेंस शीट, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसीज में क्या होता है, कैसे कंपनीज ने किस वे से कंपनी ने इन प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट को या इनकम स्टेटमेंट को कैसे बताया गया, ये इन शॉर्ट बताया जाता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एनालिस्ट टू अंडरस्टैंड एज देयर आर डिफरेंट वे ऑफ अकाउंटिंग फॉर द सिंगल आइटम एंड एनालिस्ट शुड नो हाउ पर्टिकुलर बिजनेस इज ट्रीटिंग दैट आइटम। तो एनालिस्ट के लिए ये जरूरी है कि आप नोट्स देखो, नोट्स में जाके अकाउंटिंग पॉलिसीज देखो, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसीज में आपको पता है कि हर एक जो आइटम यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है वो कैसे है। तो एनुअल रिपोर्ट में कुछ अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके नोट्स में जाके आपको देखना पड़ता है। कंपनीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू मेंशन क्लियरली इफ देयर एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में पिछले साल से कुछ चेंज होता है तो उस केस में कंपनीज को एकदम साफ साफ बताना होता है, वो नोट्स में बताया जाएगा। If company is continuously changing its accounting policies, it may reason for the suspicious and close scrutiny of whether the company is trying to manipulate the financials। अगर वो accounting policies को change करती है, that means कि आप समझ जाओगे कुछ तो manipulation वहाँ पे वो कर रही है। तो ये भी as analyst आपको पता होना चाहिए। Contingent liabilities, ये मेरा pronunciation थोड़ा गलत होता है, contingent liabilities are the liabilities that may incurred by the entities depending on the outcome of the uncertain futures। जैसे कि कोई केस चल रहा है आपके ऊपर लॉ सूट, तो उसके लिए कुछ आपके पैसे देने हैं आपको, तो ऐसी लाइबिलिटीज जो अभी पता नहीं है कितना पैसा देना पड़ेगा और कब देना पड़ेगा, लेकिन जब उसके ऊपर डिसीजन आएगा तो डिस्प्यूट विद टैक्स अथॉरिटीज, कुछ टैक्स अथॉरिटीज के साथ में अपना डिस्प्यूट चल रहा है तो वो लोग बताएंगे कि अभी कितना फाइन भरना है। बैंक गारंटीज प्रोवाइडेड, प्रोडक्ट वारंटी क्लेम्स अगर आपको देना है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन चल रही है कुछ और केसेस चल रहे हैं उसके ऊपर कुछ फाइन भरना है, चेंज इन एफएक्स गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंज होता है तो वो आपको पता नहीं है अभी, लेकिन आगे चल के आपको देना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज। ओके, फॉर एग्जांपल कंपनी में फाइट कोर्ट केस विच में रिजल्ट इनटू द सब्सटेंशियल लॉस ऑफ द कंपनी इफ द केस इज लॉस्ट, तो ऐसे लायबिलिटीज को बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज। तो इसको याद रखना है।